देर आए दुरुस्त आए। पाकिस्तान चाहे कितना ही अमेरिका की जी हुजूरी कर ले, ट्रंप के आगे पीछे घूम ले, ट्रंप आसिम मुनीर को फेवरेट फील्ड मार्शल ही क्यों ना कह दे, लेकिन इससे एक सच्चाई नहीं बदलने वाली। कश्मीर भारत का भिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। अब लगता है कि अमेरिका भी भारत की इस बात को कुछ कुछ समझने लगा है। तभी तो भारत में मौजूद अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर कश्मीर को भारत का अहम हिस्सा बता रहे हैं। उनके इस बयान के बाद जाहिर है कि पाकिस्तान को मिर्ची तो लग गई है। तो क्या ये कश्मीर पर अमेरिकी पॉलिसी में बदलाव का संकेत है? क्या अमेरिका अब पाकिस्तान को छोड़कर भारत के पाले में आ रहा है? अब पाकिस्तान क्या करेगा? आज इसी पर बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by New India Assurance and ZX. भारत में अमेरिका के एम्बेसडर सर्जियो गोर 19 अगस्त को कश्मीर के श्रीनगर पहुंचे। 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद ये पहला मौका है जब किसी अमेरिकी राजदूत ने कश्मीर की स्टैंड अलोन यात्रा की है। माने कि वो किसी डेलीगेशन का हिस्सा नहीं थे, ये उनकी अपनी विजिट थी। यात्रा के वक्त गोर ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात की। इस दौरान कश्मीर पर दिए उनके बयान ने इस्लामाबाद से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक हलचल मचा दी है। गोर ने कहा, कश्मीर भारत का बेहद जरूरी हिस्सा है। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, ये बेहद खूबसूरत जगह है। मैं भारत में अमेरिका का एम्बेसडर हूँ। ये भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। ये बेहद खूबसूरत जगह है, इसलिए मैं यहाँ आकर इस जगह को देखकर बहुत उत्साहित हूँ। यहाँ हमारी बहुत अच्छी बैठकें हुई। इन मीटिंग्स के कुछ फॉलोअप्स भी हैं जिन्हें हम वॉशिंगटन और दिल्ली लेकर जाएंगे। ये मुलाकात बहुत ही गर्मजोशी और दोस्ताना भरे माहौल में हुई। हम आगे भी इस रिश्ते को और मजबूत बनाने की उम्मीद करते हैं। मीडिया से बात करते हुए सर्जियो गोर ने ये भी कहा कि वो कोशिश करेंगे कि अमेरिका ने कश्मीर के लिए जो ट्रैवल वार्निंग जारी कर रखी है उसे कम करवाया जा सके। असल में अभी अमेरिका कश्मीर जाने के लिए लेवल 4 की ट्रैवल एडवाइजरी मेंटेन करता है। इसमें लिखा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के खतरे की वजह से वहां नहीं जाना चाहिए। अमेरिका ट्रैवल से जुड़ी वार्निंग्स जारी करता रहता है और हम समय समय पर इन वार्निंग्स का रिव्यू भी करते हैं। मैं आज कोई बड़ा ऐलान नहीं कर सकता, पर हम इस मुद्दे पर ध्यान जरूर देंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री यहाँ पर हैं। हमें लगता है कि इस जगह को सुरक्षित रखने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। ऐसे में कश्मीर में अमेरिका की तरफ से जो ट्रैवल वार्निंग्स लगी हुई हैं, उन पर हम जरूर ध्यान देंगे। उन्हें कम किया जाना चाहिए क्योंकि ये एक खूबसूरत जगह है। मुझे लगता है कि बहुत से अमेरिकी यहाँ आकर यहाँ की खूबसूरती को एंजॉय करना चाहेंगे। I think a lot of Americans would enjoy coming here and seeing the beauty and the opportunities that exist here. गोर के इस बयान ने पाकिस्तानी हुक्मरानों के कान खड़े कर दिए हैं। बयान के कुछ समय बाद ही पाकिस्तान ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने एक लेटर जारी कर अमेरिकी राजदूत की टिप्पणी को गैर जिम्मेदाराना बताया और जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा कहे जाने को सिरे से खारिज कर दिया। पाकिस्तान ने कहा कि जम्मू कश्मीर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विवादित क्षेत्र है जिसका अंतिम फैसला यूएनएससी के प्रस्तावों और कश्मीरी लोगों की इच्छा के मुताबिक होना बाकी है। पाकिस्तान ने यह भी आरोप लगाया कि गोर के बयान ने कश्मीर पर लंबे समय से चले आ रहे अमेरिका के रुख को ही पलट दिया है। यानी पाकिस्तान के मुताबिक अमेरिका की पारंपरिक लाइन ये रही है कि भारत और पाकिस्तान इस विवाद को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए सुलझाएं। लेकिन अमेरिकी राजदूत के बयान ने पहली नजर में देखें तो उससे अलग संदेश दिया है। पाकिस्तान ने मामले को यही नहीं छोड़ा, इस्लामाबाद में अमेरिका के टॉप डिप्लोमैट को तलब कर औपचारिक विरोध भी दर्ज कराया। वहीं भारत में इसके ठीक उलट इस बयान का स्वागत हुआ। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि जम्मू कश्मीर हमेशा से ही भारत का हिस्सा है। उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि अमेरिकी राजदूत ने इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया। लेकिन अमेरिकी एम्बेसडर का ये बयान भारत के नजरिए से अहम क्यों माना जा रहा है? इसे समझने के लिए सबसे पहले ये बताते हैं कि सर्जियो गोर क्यों खास हैं। गोर भारत में अमेरिका के सिर्फ राजदूत ही नहीं बल्कि पूरे साउथ और सेंट्रल एशिया के लिए अमेरिका के खास दूत भी हैं। ठीक वैसे ही जैसे स्टीव विटकॉफ मिडिल ईस्ट में ट्रंप के खास दूत हैं। उन्हें ट्रंप का बेहद करीबी माना जाता है, यानी सर्जियो गोर को ट्रंप का बेहद करीबी माना जाता है। इतना कि उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ट्रंप के परिवार का हर प्राइवेट नंबर सेव है। गोर के बारे में ट्रंप के बेटे ट्रंप जूनियर कहते हैं कि पिछले बरस इन्होंने पापा के साथ मेरे से ज्यादा बार डिनर किया। पहचाने कई और भी हैं। इस बंदे की ट्रंप के टैरिफ मास्टरमाइंड पीटर नवारो के साथ दांत काटी रोटी है।
लिखने वालों ने इन्हें स्वीट टॉकिंग बैकस्टैबर भी लिखा है। इस साल की शुरुआत में जब इनकी नियुक्ति हुई तब भारत में इसे तिरछी नजर से देखा जा रहा था। कहा जा रहा था कि ट्रंप ने अपने एक आदमी को भारत में राजदूत के तौर पर भेजा है। ऐसे में सर्जियो की तरफ से कश्मीर पर यह बयान आना अमेरिका और भारत के रिश्तों के लिए बेहद अहम हो सकता है। अब इस पूरे मुद्दे का एक दूसरा पहलू भी है, अमेरिका का कश्मीर पर आधिकारिक रुख। असल में अमेरिका कश्मीर के मामले में दो तरह की नीति अपनाता है। पहली है अमेरिकी विदेश विभाग की आधिकारिक नीति। जनवरी 1948 में ही प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत के यूएन प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख एन गोपाल स्वामी अयंगार को एक संदेश भेजा था। नेहरू का आकलन था कि अमेरिका कश्मीर के मामले में सिर्फ विवाद के कानूनी या नैतिक पक्ष को देखकर फैसला नहीं करेगा, उसकी रणनीति में पाकिस्तान की भौगोलिक और सैन्य अहमियत भी बड़ी भूमिका निभाएगी। शीत युद्ध में वही हुआ। भारत की गुटनिरपेक्ष नीति ने अमेरिका को भारत से दूर रखा। दूसरी तरफ पाकिस्तान की लोकेशन अमेरिका के लिए बेहद अहम थी। वहां से सोवियत संघ, चीन, फारस की खाड़ी पर नजर रखी जा सकती थी। पाकिस्तान धीरे धीरे अमेरिकी सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा बना, अमेरिकी सैन्य गठबंधनों में शामिल होने लगा और उसे बड़ी मात्रा में अमेरिकी हथियार मिलने लगे। इस साझेदारी का असर कश्मीर पर भी पड़ा। अमेरिका मोटे तौर पर कश्मीर के इस नजरिए को स्वीकार करता रहा कि कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है। यूएन में भी वो ऐसे प्रस्तावों का समर्थन करता था जिनमें कश्मीर के भविष्य के लिए जनमत संग्रह की बात शामिल थी। 1961 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान अमेरिका गए और राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी से मुलाकात की। अयूब ने कैनेडी से आग्रह किया कि वो जवाहरलाल नेहरू पर कश्मीर को लेकर दबाव डाले, लेकिन अमेरिकी दस्तावेज बताते हैं कि कैनेडी को खुद लगता था कि कश्मीर के मामले में अमेरिका का नेहरू पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है। फिर आया 1962 का भारत चीन युद्ध। इस बार तस्वीर कुछ बदली। अमेरिका ने भारत को सैन्य मदद दी। कैनेडी ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ दूसरा मोर्चा खोलने से रोका, लेकिन इसके बदले अमेरिका ने भारत पर पाकिस्तान के साथ कश्मीर पर बातचीत करने का दबाव डाला। दोनों देशों के बीच 6 दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन कोई समझौता नहीं हो सका। 1971 में बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई के बाद दोनों देशों ने तय किया कि अपने विवाद द्विपक्षीय बातचीत के जरिए सुलझाएंगे। अमेरिका धीरे धीरे इसी बायलैटरल फ्रेमवर्क के ज्यादा करीब आता गया। शीत युद्ध खत्म होने के बाद अमेरिका ने सार्वजनिक तौर पर कश्मीर में जनमत संग्रह की मांग का समर्थन काफी हद तक छोड़ दिया। 1990 के दशक के आखिर से ही अमेरिका का आधिकारिक रुख यही है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मुद्दा है और दोनों देशों को इसे आपस में सुलझाना चाहिए। अमेरिका ये भी कहता रहा है कि समाधान में कश्मीरी लोगों की इच्छा को ध्यान में रखा जाना चाहिए और अगर दोनों देश चाहें तो अमेरिका मदद या मध्यस्थता कर सकता है। यानी अमेरिका ने औपचारिक रूप से कभी भी पूरे कश्मीर पर भारत या पाकिस्तान के दावों को मान्यता नहीं दी। वहां की सरकारी भाषा में कश्मीर को सीधे इंडियन या पाकिस्तानी टेरिटरी नहीं कहा जाता है, बल्कि एडमिनिस्ट्रेट शब्द का बीच में इस्तेमाल किया जाता है। ये तो हो गई उसकी पहली नीति। अब दूसरी नीति वो है जो ट्रंप कहे। इसका पैटर्न 2019 से ही दिखाई देने लगा था। भारत में आर्टिकल 370 हटने से कुछ दिन पहले तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात की थी। इसके बाद एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने अचानक दावा कर दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे कश्मीर पर मध्यस्थता करने को कहा है। भारत ने इस दावे को तुरंत खारिज कर दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में साफ किया कि पीएम मोदी ने ऐसी कोई भी मांग नहीं की थी। करीब एक हफ्ते बाद ट्रंप ने अपनी बात कुछ पीछे खींच ली। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता तभी हो सकती है जब भारत और पाकिस्तान दोनों इसके लिए तैयार हों। इसके बाद मामला थोड़ा ठंडा पड़ गया। 2025 में व्हाइट हाउस में ट्रंप की वापसी हुई। इसी साल अप्रैल में उन्होंने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट किया। लिखा कि वो भारत और पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर पर चल रहा हजारों साल से विवाद का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। इस बयान में ट्रंप की टाइमलाइन में डेफिनेटली झोल था, जो वो हजारों साल का विवाद बता रहे थे। लेकिन खैर, बयान तो आया। अमेरिकी विदेशी विभाग ने भी इस पर ट्रंप का साथ दिया। स्टेट डिपार्टमेंट की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा कि कश्मीर पर मध्यस्थता बहुत हद तक राष्ट्रपति ट्रंप के दिमाग में है। फिर मई 2025 में पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन तक सैन्य टकराव हुआ, जिसे हम ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जानते हैं। जब सीज फायर पर सहमति बनी तो ट्रंप ने तुरंत इसका क्रेडिट खुद लेना शुरू कर दिया। उन्होंने दावा किया कि ट्रेड रोकने का दबाव बनाकर उन्होंने दोनों देशों को लड़ाई खत्म करने के लिए मना लिया। भारत ने इस दावे को जाहिर तौर पर खारिज कर दिया, लेकिन पाकिस्तान का रवैया बिल्कुल अलग था। उसने ट्रंप को धन्यवाद दिया और बाद में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नामित कर दिया। इसके बाद जून 2025 में ही कनाडा में G7 समिट हुआ। प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप दोनों इसमें शामिल हुए। कनाडा से लौटते वक्त ट्रंप ने फोन करके पीएम मोदी को अमेरिका आने का न्योता दिया, रास्ते से ही।
लेकिन पहले से तय विदेशी दौरों की वजह से प्रधानमंत्री ने इसे मना कर दिया। बाद में कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ट्रंप व्हाइट हाउस में पीएम मोदी और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मीटिंग कराकर इसका क्रेडिट लेना चाहते थे, लेकिन उनका ये प्लान फेल हो गया। इसके बाद कहा गया कि भारत की तरफ से ट्रंप के दावों को लगातार खारिज करने की वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति चिढ़ गए। इसके बाद अमेरिका ने बैक टू बैक भारत पर टैरिफ लगाया। दोनों देशों के बीच ट्रेड डील पर भी बातचीत चलती रही, लेकिन अब तक डील फाइनल नहीं हो पाई है। लेकिन जानकारों ने यह जरूर माना है कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भारत अमेरिका के रिश्तों में कुछ चुनौतियां जरूर देखने को मिली हैं। ऐसे में ट्रंप के करीबी और अमेरिकी राजदूत की तरफ से कश्मीर के मुद्दे पर यह बयान आना कितना अहम है, जानकारों से समझते हैं। देखिए, जैसा कहा जाता है देर आए दुरुस्त आए, हम तो यही कह सकते हैं भारत के नज़रिए से अगर आप देखें इस बयान को, क्योंकि अमेरिका के राजदूत का श्रीनगर में जाकर कश्मीर की ज़मीन पर खड़े होकर वहाँ से ये कहना कि कश्मीर भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और साथ ही अमेरिका की जो ट्रैवल एडवाइजरीज़ हैं उन पर पुनर्विचार किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिकी जो पर्यटक हैं वो कश्मीर आ सकें, उसकी खूबसूरती को देख सकें, तो हम तो मुस्कुराकर स्वागत करेंगे भारत के नज़रिए से इस बयान का। और जाहिर तौर पर इस बयान के बाद इस्लामाबाद के अंदर क्या मिर्ची लगी होगी ये आप जानते ही हैं और वैसी ही प्रतिक्रिया वहाँ से सामने आई। लेकिन अगर आप देखें अमेरिका और भारत के रिश्तों की इबारत को, तो कई बार हमने हाइज एंड लोज देखे हैं, कई बार हमने इस तरीके के उतार चढ़ाव देखे हैं। हमने वो दौर भी देखा है जहां पर भारत की ज़मीन से अमेरिका के किसी पदाधिकारी का, किसी अधिकारी का, किसी मंत्री का एक अलग बयान आता है, इस्लामाबाद पहुंचते हैं तो अलग बयान आता है। इसलिए ये निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण बयान है अगर अमेरिकी राजदूत के नज़रिए से देखें और साथ साथ इस लिहाज से भी देखें कि सर्जियो गोर केवल एक राजदूत नहीं है बल्कि वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी भी हैं, साथ ही वो अमेरिकी विदेश विभाग के अंदर, अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अंदर साउथ और सेंट्रल एशिया के स्पेशल अनवॉय भी हैं, विशेष दूत भी हैं। इस लिहाज से तो उनका जो बयान है वो काफ़ी वजन रखता है, काफ़ी अहमियत रखता है और निश्चित रूप से भारत में इसे सकारात्मक तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन क्या ये अमेरिकी नीति के अंदर किसी तरीके का कोई बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है, किसी तरीके का कोई बड़ा बदलाव है, उसके लिए शायद थोड़ा इंतजार करने की ज़रूरत है। इस लिहाज से इंतजार करने की ज़रूरत है क्योंकि हमने कई बार देखा है कि कथनी और करनी इन दोनों में अंतर देखने को मिलता है। अमेरिका की नीति यदि आप देखें तो हमें बीते 4-5 दशक के अंदर भी देखें तो आपको एक तरह का पैटर्न नजर आता है और वो ये पैटर्न बताता है कि अमेरिका अंततोगत्वा केवल अपने हितों से संचालित होता है और वो ये देखता है उसका फायदा कहाँ है। यानी अगर वॉर ऑन टेरर के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत है तो वो पाकिस्तान को हथियार भी देता है, डॉलर भी देता है, अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ उसका इस्तेमाल भी करता है। अगर ईरान के साथ किसी तरीके के समझौते की ज़रूरत पड़ती है, कोई बैक चैनल टॉक खोलना होता है तो भी वो पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है। लेकिन भारत की कीमत पर वो इस्तेमाल नहीं हो, इस बात का भी वो ध्यान रखते हुए नजर आना चाहता है। इसलिए अमेरिकी राजदूत के बयान का हम मुस्कुराकर स्वागत करें, लेकिन इसके आधार पर अमेरिका की किसी भी पॉलिसी में आए बड़े परिवर्तन या इसे बड़ा पॉलिसी शिफ्ट मानते हुए किसी तरीके के नतीजे पर पहुंच जाएं, इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा इसके लिए जल्दबाजी होगी, अभी देखना चाहिए। अब बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान के लिए अब तक कश्मीर पर अमेरिका का रुख कभी भी चिंता का विषय नहीं रहा है। मिसाल के लिए अक्टूबर 2022 ही ले लीजिए, तब पाकिस्तान में मौजूद तत्कालीन अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लूम ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी पीओके का दौरा किया था। उस वक्त अमेरिकी राजदूत ने बार बार पीओके के लिए पाकिस्तान का आधिकारिक शब्द आजाद जम्मू एंड कश्मीर इस्तेमाल किया था। भारत ने इस पर बाकायदा आपत्ति जताई थी, कहा था कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अमेरिकी राजदूत की यात्रा और वहां की बैठकों को लेकर भारत की आपत्ति अमेरिका तक पहुंचा दी गई है। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा, ऐसा विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया। लेकिन पाकिस्तान में तो अमेरिकी राजदूत के बयान पर जश्न मन रहा था। कट टू 2025। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही पाकिस्तान उनकी जी हुजूरी में जुटा हुआ था। पहले ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज़फायर का क्रेडिट पाकिस्तान ने ट्रंप को दे दिया। फिर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर खुद व्हाइट हाउस पहुंच गए, वो भी हाथ में पाकिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स का एक ब्रीफ केस लेकर। आप दुनियादारी के दर्शक हैं तो ये बात जानते ही होंगे कि ट्रंप को रेयर अर्थ मिनरल्स से कितना प्यार है, कितना ज्यादा लगाव है, लिहाजा वो पिघल गए। आसिम मुनीर को अपना फेवरेट फील्ड मार्शल कह दिया। पाकिस्तान इससे इतना खुश हो गया कि उसने ट्रंप के कहने पर गजा के लिए बना बोर्ड ऑफ पीस भी ज्वाइन कर लिया। ऐसे तो इसकी फीस $1 अरब है, लेकिन जाहिर है कि कंगाल पाकिस्तान के पास इतने पैसे हैं ही नहीं, इसलिए अब तक उसने रकम नहीं दी है। खैर, पाकिस्तान और अमेरिका की गर्मजोशी ईरान जंग में भी देखने को मिली। पाकिस्तान ही दोनों देशों के बीच मीडिएटर बना हुआ है। जून में MOU भी साइन कराया लेकिन फेल हो गया।
इन सब के बीच पाकिस्तान को ये जरूर लगने लगा कि इस वक्त वो वाकई ट्रंप का फेवरेट है। ऐसे में ट्रंप के पसंदीदा दूत की तरफ से आए इस बयान ने पाकिस्तान के लिए चिंता बढ़ा दी है। उसे डर सताने लगा है कि कहीं अमेरिका ने उसके साथ जो अतीत में किया है वो दोहराया तो नहीं जा रहा, कहीं अमेरिका एक बार फिर से जरूरत पड़ने पर उसे इस्तेमाल करके छोड़ तो नहीं देगा। सर्जियो गोर का बयान पाकिस्तान के लिए कितनी चिंता की बात है, एक्सपर्ट से जानते हैं। पाकिस्तान के लिए चिंता की बात तो है ही। उन्हीं ने एम्बेसडर को अमेरिकन बुला के प्रोटेस्ट भी अपना लॉन्च किया है। ये एक तरह का मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका की कोशिश है कि बातचीत का दौर शुरू करे। एक तरफ तो अमेरिकन पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया के मिलिट्री अलायंस को सपोर्ट कर रहा है, दूसरी तरफ वो लगातार मुनीर की तारीफ कर रहा है, और फिर भारत में आके उनके जो सर्जियो गोर साहब हैं उनका ये स्टेटमेंट जो कि काफ़ी पॉजिटिव है, इस तरह की बातें करना, ये इस बात का इंडिकेशन है कि अमेरिका की कोशिश ये है कि भारत अब बातचीत कर। जम्मू एंड कश्मीर के हालात बहुत ख़राब हैं। पाकिस्तान अमेरिकन को ये भी डर लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडियन ट्रूप्स इंटर कर जाएं वहाँ, जिसको पाकिस्तान रोक नहीं पाएगा, क्योंकि पब्लिक की भी सपोर्ट है बेपनाह वहाँ पे, और ये बेस्ट टाइम उनको लगता है कि ऐसा। हालांकि इंडिया ऐसा नहीं करेगा। इंडिया जो है मसलों को बातचीत से हल करने की बात हमेशा से करता चला आया है, लेकिन ये कि अमेरिकन कोई रिस्क तो ले नहीं सकते। इसलिए मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट इस कंटेस्ट में है कि आप तारीफ़ की, फिर वहाँ पे उनको एक नया रोल दिलवाया गया, एंड फिर अब ये कि अब बातचीत का प्रेशर दोनों के ऊपर आ सकता है। कितना होगा, क्या होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। मगर ये अमेरिकन डिप्लोमेसी का ये एक तरीका होता है, हमने पहले भी देखा इस तरह। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियां। धार्मिक आजादी पर नजर रखने वाली अमेरिकी संस्था USCIRF ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। ये मांग ऐसे समय पर की है जब RSS प्रमुख मोहन भागवत अगले हफ्ते अमेरिका जाने वाले हैं। वो 29 अगस्त को न्यूयॉर्क में होने वाले एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। USCIRF के कमिश्नर जीन मिल्स ने कहा है कि RSS लीडर्स को हाई लेवल मीटिंग्स या डिप्लोमेटिक कर्टेसीज का सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए, भले ही वो भारत सरकार से जुड़े हुए हों। इसके बजाय अमेरिका सरकार को RSS मेंबर्स पर प्रतिबंध लगाना चाहिए जो धार्मिक स्वतंत्रता की उल्लंघन के लिए जिम्मेदार पाए गए हैं। वहीं USCIRF के चेयरमैन आसिफ महमूद ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी RSS के सदस्य हैं। इससे जुड़े संगठनों ने ईसाइयों और मुसलमानों जैसे धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले किए हैं। USCIRF पहले भी भारत पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का आरोप लगा चुका है। 2025 में अपनी रिपोर्ट में संस्था ने कहा था कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति और खराब हो गई है। संस्था ने अमेरिकी सरकार से भारत को धार्मिक आजादी के मामले में पर्टिकुलर कंसर्न्स वाले देशों की लिस्ट में शामिल करने की मांग की थी। अब ये भी जान लेते हैं कि USCIRF है क्या। ये अमेरिकी कांग्रेस से जुड़ी एक इंडिपेंडेंट संस्था है जो दुनिया भर में धर्म और विश्वास की आज़ादी से जुड़े अधिकारों पर नजर रखती है। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। इसे अमेरिका के इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट 1998 के तहत बनाया गया है। USCIRF के 9 कमिश्नर होते हैं जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति या फिर कांग्रेस के लीडर्स अपॉइंट करते हैं। इस संस्था का काम राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और कांग्रेस को पॉलिसी से जुड़ी सलाह देना है। USCIRF के मौजूदा चेयरमैन आसिफ महमूद हैं, जो कि एक पाकिस्तानी मूल के डॉक्टर हैं। पाकिस्तानी मीडिया जियो न्यूज़ के मुताबिक आसिफ महमूद का जन्म पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के खैरान में हुआ था। उन्होंने सिंध मेडिकल कॉलेज से मेडिकल डिग्री हासिल की है, जिसके बाद वो अमेरिका चले गए। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट बताती है कि महमूद के कई पाकिस्तानी लीडर्स के साथ अच्छे संबंध हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में महमूद पहले भी भारत की आलोचना करते रहे हैं। भारत सरकार पर कश्मीर में मानवाधिकार के उल्लंघनों से जुड़े आरोप भी वो लगा चुके हैं। अगली खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर और कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जो भी देश ईरान की किसी भी तरीके से मदद करेगा या उसके साथ ट्रेड करेगा, उसके खिलाफ कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे और कदम उठाए जाएंगे। यानी एक तरह से उस देश पर सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। ट्रंप के इस ऐलान को ईरान पर दबाव बनाने की नई स्ट्रैटेजी के रूप में देखा जा रहा है।
जानकारों का मानना है कि अमेरिका मिलिट्री एक्शंस की बजाय ईरान पर इकोनॉमिक प्रेशर बनाने पर फोकस कर रहा है, जिससे उसे समझौते की टेबल पर आने के लिए मजबूर किया जा सके। ट्रंप ने 20 अगस्त को ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर कहा, ईरान को डील करने का जितना मौका मैंने दिया है उतना किसी और ने नहीं दिया। दुर्भाग्य से उसने इस मौके का फायदा नहीं उठाया, इसलिए अब मैं किसी भी देश के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े इकोनॉमिक ऑपरेशन का ऐलान कर रहा हूँ। ये इकोनॉमिक वॉरफेयर और किसी देश को अलग थलग करने की अभूतपूर्व कार्रवाई होगी। उनकी नौसेना खत्म हो चुकी है, वायुसेना बर्बाद हो गई है, मिलिट्री फैक्ट्रियां मलबे में बदल चुकी हैं, उनकी करेंसी बेकार हो गई है और उनका देश बर्बादी की कगार पर है। ट्रंप ने पोस्ट में कहा कि ईरान की तेल की तस्करी, स्वैप लाइन, कैश ट्रांसफर, एक्सचेंज हाउस, जहाजों की रजिस्ट्री और फ्रंट कंपनियां सभी को रोकना होगा। उन्होंने इसे इकोनॉमिक डी-डे बताया। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि अमेरिका किन देशों पर किस तरह के सैंक्शंस लगाने की बात कर रहा है, लेकिन ट्रंप के ऐलान के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका चीन के खिलाफ भी कोई एक्शन ले सकता है, क्योंकि ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार चीन ही माना जाता है। जानकार इस बात पर भी संशय जता रहे हैं कि इकोनॉमिक प्रेशर बनाने की अमेरिका की ये रणनीति कितनी सफल हो पाएगी। उनका मानना है कि ईरान पहले से ही सालों से सैंक्शंस के बोझ तले दबा हुआ है, उसकी अर्थव्यवस्था मुश्किल हालात में ही बनी है। ऐसे में जरूरी नहीं कि नए आर्थिक प्रतिबंध ज्यादा असरदार साबित हो पाए। देखना होगा कि अमेरिका और ट्रंप की नई रणनीति कितनी कारगर साबित होती है और ईरान पर इसका कैसा असर होता है। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए द ललन टॉक। शुक्रिया, शुभ रात्रि।